हम दोनों यूनिवर्सिटी के साथी हैं, इसलिए जीवन साथी बनना चाहते हैं। शायद तुम्हें पता है हमारे माशरे में ऐसे होता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कोई बड़ा या तुम अगर उस्मान, मैं तुम्हारे डैडी को मुतमईन नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं उनके मयार पे पूरा नहीं उतरता। शायद उनके जहन में अपनी इकलौती बेटी के लिए जिस शौहर का तसव्वुर है, मैं वो नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें खुद बात करना होगी और वो अपनी इकलौती बेटी की पसंद और बात को ठुकरा नहीं सकते। हरगिज नहीं। डैडी, क्या आपको मेरी पसंद और मेरा मुस्तकबिल अजीज नहीं है? इसीलिए कह रहा हूं कि वो लड़का मुझे दामाद के तौर पर कबूल नहीं है। 100 मरतबा पूछोगी तो मैं 100 मरतबा इनकार करूंगा। लेकिन क्यों डैडी? क्या सिर्फ इसलिए कि वो स्टेटस में हमसे कम है? हाँ, शायद इसलिए भी, और इसलिए भी कि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत शादी करना चाहता है। वो तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। वो तुम्हारी जायदाद, कारोबार, सब कुछ हड़प करना चाहता है। आप किस बुनियाद पर ये कह सकते हैं? मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि मैंने अपने तौर पे मालूमात करवाई थी और मेरी सीआईडी ने मुझे यही इत्तला दी। कोई सबूत है आपके पास इन इल्जामात का? उस्मा, न तुम अदालत की जज हो और ना मैं कटहरे में खड़ा हुआ हूं कि तुम मुझसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांग रही हो। क्या मेरी जबान सच्चाई का दर्जा नहीं रखती? डैडी, मैं आपको झुठला तो नहीं रही, लेकिन जब तक मेरे पास किसी बात का सबूत ना हो, मैं उस पर यकीन कैसे कर लूं? इसका मतलब ये है कि तुम... इसका मतलब ये है डैडी कि मैं और शाहिद एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करने का वादा कर चुके हैं। मेरे इनकार के बावजूद? जी, और जब ये बात खुल ही गई है डैडी, तो मुझे ये कहने दें कि शादी के वक्त इनकार और इकरार का मरहला लड़के और लड़की को तय करना होता है, वालिदैन को नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम हर कीमत पर उसे शादी करना चाहती? जी हाँ। और अगर मैं तुम्हें आग कर दूं तो? तभी मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। नहीं, नो, आई डोंट बिलीव इट। आप ये कहना चाहते हैं सर कि आपको मेरी इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं? ये बात नहीं है वसीम, बल्कि तुम तो मेरे स्टाफ में सबसे ज्यादा बोल्ड, ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर, एनर्जेटिक और डिवोटेड रिपोर्टर। तो फिर क्या बात है सर? मैंने इस रिपोर्ट पर बहुत मेहनत की है और फिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि टॉप माउंट्स एंटरप्राइज इस रैकेट में शामिल है। तुम जानते हो टॉप माउंट्स का मालिक कौन है? रिपोर्ट आपके सामने है सर। वो बहुत बड़ा आदमी है वसीम। ये लोग इसी तरह बड़े बनते हैं सर। और वैसे भी मैं दो आदमियों को बड़ा नहीं मानता, एक वो जिसके पास पैसा हो और दूसरा वो जिसके पास ओहदा हो। हालांकि यही दो बड़े समझे जाते हैं। पैसे वाले से पैसा छीन लीजिए और ओहदे वाले से ओहदा, तो दोनों फुटपाथ पर आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हवा भरे गुब्बारे से हवा निकाल ले। एक अलग बहस है वसीम, लेकिन मैं उसको जाती तौर पर जानता हूँ। वो बहुत शरीफ और मुहिब वतन आदमी है और इस किस्म के रैकेट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एनीवे सर, ये रिपोर्ट तो प्रेस में जा रही है, मैंने इस पर बहुत मेहनत की। वसीम, में कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? लेकिन सर देखो ना, अगर हम प्रूव न कर सके तो तुम जानते हो कितना बड़ा डिफेमेशन हो जाएगा। हो जाए सर, मेरी रिपोर्ट है, मेरा नाम होगा रिपोर्ट पर, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। अच्छा, अगर ये चैलेंज हो गया तो क्या तुम अपनी सोर्स बता सकोगे? नहीं सर, मैं अपनी सोर्स कभी नहीं बताऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे फांसी हो जाए। तो फिर मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगा। इस रिपोर्ट को कुछ दिन के लिए ड्रॉप करो, जब तक मैं अपनी तसल्ली ना कर लूं और तुम्हें क्लियरेंस ना दे दूं। ठीक? लेकिन सर मैं
प्लीज वसीम, प्लीज। थैंक यू सर। इधर टॉप माउंट्स इंटरप्राइजेज से बात कराइए। आप तो ये है तुम्हारा नया घर। बेटा कहाँ है? कॉलेज गई। बेटा ये घर क्यों बदल दिया? उससे कुछ बेहतर इलाका है। तुम इसे बेहतर इलाका कहती हो? डैडी, घर सीमेंट और सरियों से नहीं बनते, बल्कि उसमें रहने वालों से बनते हैं। वरना जिस 1000 गज के बंगले से आप आए हैं, अगर खुशी वहां होती तो मैं आपको यहाँ ना देखती। बेटा मैं तन्हा हूं, बीमार रहने लगा हूं, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। डैडी, मैं तो हर वक्त आपकी सेहत की दुआ मांगती हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। तुम इसे बेहतर इलाका कहती हो? डैडी, घर सीमेंट और सरियों से नहीं बनते, बल्कि उसमें रहने वालों से बनते हैं। वरना जिस 1000 गज के बंगले से आप आए हैं, अगर खुशी वहां होती तो मैं आपको यहाँ ना देखती। बेटा मैं तन्हा हूं, बीमार रहने लगा हूं, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। डैडी, मैं तो हर वक्त आपकी सेहत की दुआ मांगती हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। तो फिर आ जाओ ना वापस। नहीं डैडी, बहुत मुश्किल है। बेटा मुझे रिदा बहुत याद आती है। अब मेरे पास तुम्हारे रिदा के अलावा है ही क्या? बहुत कुछ है आपके पास डैडी। आपकी जायदाद है, दौलत है। प्लीज माँ, मुझे दौलत का ताना मत दो बेटा। इस तरह तुम मुझे भी टॉर्चर कर रही हो और अपने आप को भी। मैं किसी को टॉर्चर नहीं कर रही, सिर्फ खुद को टॉर्चर कर रही। मैं मानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है और मुझे मेरी कोताहियों की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तो खुद को सजा दे रही हूँ। जब वो तो मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकी अब तक। बेटा मैं अब सिर्फ तुम्हारे और रिदा के लिए जिंदा हूं। अब क्या फायदा डैडी? अब तो रिदा भी है। पहले तो सिर्फ मैं थी ना जिसके लिए आप जिंदा थे। आपकी इतनी बड़ी दौलत और जायदाद की अकेली वारिस, आपकी इकलौती बेटी। लेकिन वो एक निकम्मा नौजवान था जो मेरी दौलत की खातिर मुझसे शादी करना चाहता था, यही नहीं? तो क्या था अगर इतनी बड़ी दौलत में से आप उसे कुछ दे देते? बहुत दौलत थी आपके पास, सबके और खैरात के तौर पर ही कुछ दे दिया होता। डैडी, वो आपकी इकलौती बेटी की चाहत था। मैं बहुत पसंद करती थी उसे डैडी। आपने कुछ तो कुर्बान किया होता मेरी खातिर। बेटा भूल जाओ माजी को। अब हमें रिदा के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है और मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा और रिदा ही करता है। डैडी, अब आप ये भूल जाए कि आपके पास जो कुछ भी है वो किसका है और किसका नहीं। आप बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी में इसे किसी यतीम खाने या किसी ट्रस्ट को दे दें। डैडी, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, आपकी तरह ही जिंदगी। मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20 साल रिदा को दिए, लेकिन कल अगर रिदा भी मुझे डिसोन कर देगी तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी उसे छोड़ने में। आपने मुझसे दौलत और जायदाद छीन, मैंने आपसे रिदा को छीन लिया। और माजी को मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। जब जंजीर की एक कड़ी टूट जाए ना डैडी, सारी जंजीर टूट जाती है। तो मैं जाऊं? मैं आपको जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ, लेकिन मैं और रिदा
आपके पास लौट कभी नहीं। ठीक है। कुछ पता है कि उस्मा दफ्तर 2 दिन से क्यों नहीं आ रही हैं? जरा पता करो। उनके यहां दफ्तर की तरफ से टेलीफोन लगवा दिया गया है, शायद नंबर ना मिला हो। अगर नंबर मिल जाए तो मुझे लाइन अंदर दे देना, जरा कोशिश करना। थैंक यू। हेलो जी, निभाइए। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब। जी जी, बस आज ही नंबर मिला। बस तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। अगर बारे खातिर ना हो तो किसी डॉक्टर को लेकर आ जाऊं। चलिए ऐसी बात ना सही तो मैं खुद ही इयादत को आ जाता हूं। बीमार की इयादत तो फर्ज भी है और सवाब भी। राइट, मैं अगर आया तो बस थोड़ी देर के लिए आऊंगा। खुदा हाफिज़। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं अंदर आके तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, तुम मेरे लिए अजनबी बन चुके हो, मजहबन भी और कानूनन भी। मेरे लिए तुम्हारा ये रवैया गलत नहीं है, लेकिन उस्मा मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें ढूंढने में किन किन मुश्किलात से गुजर के आया हूँ। ना मुझे मालूम है और ना मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ना तो मैंने तुम्हें कभी दुआ दी और ना बद्दुआ। लेकिन आज सोच रही हूँ कि काश मैंने दादा साहब जाकर ये दुआ मांगी होती कि जिंदगी में दोबारा मुझे तुम्हारी सूरत नजर ना आए। अंदर दाखिल होने की कोशिश न करना। तुम अगर शोर मचा के पड़ोसियों को बुलाना तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी, और अगर पड़ोसी पुलिस को बुला लें तो भी तुम्हें शर्मिंदगी होगी, क्योंकि जब तक तुम मेरा लिखा हुआ तलाकनामा पेश न करो मेरी बीवी ही कहलाओगी। ना तो मैं पड़ोसियों को जमा करूंगी और ना पुलिस को बुलाऊंगी। 20 साल अकेले रहने से मुझे जीना आ गया है। तुम्हारी जबरदस्ती पर मैं सज्जाद अली की मदद के बगैर भी अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही हूं। ये मेरी बेटी है, रिदा है ये।
हैरत है, तुम इसे जानते हो और इसका नाम भी। उस्मा, मैं जो कुछ भी कहूंगा शायद तुम उस पर यकीन न करो, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। मैं मानता हूं कि सज्जाद अली की दौलत के सुतून के सहारे मैं एक बेहतर मुस्तकबिल हासिल करना चाहता था। मेरे पास एक मिशन था, अगर वो सहारा मिल जाता तो मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता था। लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया और मजबूरन मुझे ये मुल्क छोड़ना पड़ा। बाहर चंद जरांगपेशा लोगों से मिलकर मैं मुसीबतों में घिरता चला गया। मैंने जिंदगी के ये साल रंग रलियों में नहीं बल्कि जेल की सोबतों में गुजारे। वैसे अगर तुम फोटोग्राफर ना होते तो बहुत अच्छे अदीब या कहानी नवीस हो सकते थे। तुम्हारी मैंने बहुत सी कहानियां सुन रखी है पहले, लेकिन सब झूठी। उस्मा, मुझ पर यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं वाकई तुम्हें मिस करता रहा। शायद मैं नामुनासिब वक्त पर आ गया हूँ। आपने तकल्लुफ किया, मुझे पहले बता देते कि आपके मेहमान आए हुए। मैं फिर आऊंगा। नहीं खैर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शाहिद है रिदा के अपने। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर शाहिद। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप अगर कुछ दिन और आराम करना चाहें तो बेशक करें। आपकी सेहत की मुझे ज्यादा फिक्र थी। मैं फिर आऊंगा। आप खास साहब बैठते चाय वाय पीते कुछ? नो थैंक यू, फिर सही। अच्छा शाहिद साहब, खुदा। मैं समझा, रिदा आ गई है। किस वक्त आती है? आपको ये जानने की हरगिज़ जरूरत नहीं कि रिदा किस वक्त आती है। और बाय द वे, आप और कितनी देर रुकेंगे यहाँ? इन चंद लम्हों में जो कुछ मैंने देखा, उसने मुझे समझाया कि मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, अपनी बेटी रिदा के लिए। क्या मतलब तुम्हारा? पहले मेरा ख्याल था कि तुम्हें अपनी डैडी का सहारा मिल गया है। फिर मैंने अपने ख्याल की खुद ही तरदीद कर दी कि अगर तुमने उनसे रुजू किया होता तो उनकी कोठी भी होती। ये शान और शौकत इन करम फरमाओं की करम फरमाइयों का नतीजा है। तो गोया तुमने अपनी जिंदगी की डगर इस तरह बदली। शाहिद, निकल जाओ यहां से। चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी वापसी जरूर होगी अपनी बेटी रिदा के लिए। समझती हो कि तुम मिनिस्ट्री बन गए हो तो कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि ये आंसू खुशी के। काश ये खुशी की होते। किसकी आदमी हो तुम? किसकी का नहीं? मकरान जा रहे। It could be dangerous. बेगरा, 12 तारीख में 10 दिन बाकी है। जी अच्छा सलमान साहब। सारा जोर का इंतकाल हो गया। प्लीज उधर बताओ ना कौन है। उधर इधर करो भाई, वो फूल इधर हो। बस बस, अब ठीक है। भाभी जान। तुमने तो मुझे डरा दिया साहब। भाभी जान, आज तो डराने का ही दिन है। क्या मतलब?
तो मतलब ये कि आज के दिन बाद लोग ऐसा डर जाते हैं कि जिंदगी भर खौफजदा रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका मामला कदरे मुख्तलिफ है। ये बकवास बंद करो और सीधी सीधी बात बताओ कि क्या है। तो फिर आप आंखें बंद कीजिए। क्यों? भाई आंखें बंद करें। ये लो। अब आंखें खोल दीजिए। शहाब, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू शहाब, मैं तो बिल्कुल भूल गई। मुझे मालूम था, और भाईजान भी इस कदर मसरूफ है कि वो भी भूले हुए होंगे। नहीं जनाब, मुझे याद आया तो मैं दफ्तर से उठकर चला आया। ताकि आप मुबारक हो। ऐसा आपको बहुत बहुत मुबारक। और सॉरी, मैं भूल गया था। भाईजान सुबह का भूला शाम को। आज मेरी एक बात सुन लो शहाब, मैं या तुम्हारे भाईजान अब अगर शादी की सालगिरह भूल भी जाए ना तो कोई हर्ज नहीं। मेरे ख्याल में तो भूले रहना चाहिए। क्यों? ऐसी क्या बात है? जिंदगी के दिन घटने पे मसरत का इजहार मुनासिब नहीं लगता। खैर छोड़ो, मैं बताओ ना एहसान। वो भाई हम आज तुम्हें एक मुबारकबाद देना चाहते थे। कैसी मुबारकबाद? वो रमेश देखिए, तुम बताओ ना। आज मैंने और तुम्हारे भाईजान ने एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी। भाईजान, आप अभी भी लड़के देखते हैं और साथ में भाभी जान को भी। चल हट बदतमीज कहीं का। भैया तुम्हारे लिए देखी। नो भाभी नो। शहाब, मैं अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी और जनाबे वाला ये साल आपकी शादी का साल होगा, ताकि उसके बाद मेरी जिंदगी के दिन भी घटने शुरू हो जाए। यही चाहती है ना? क्या बकवास किए चले जा रहे हो? तुम जिंदगी में कभी सीरियस भी हो गए या नहीं? भैया, जितना सीरियस मैं हूं ना, शादी को ही होगा, लेकिन मैं शादी वादी नहीं कर सकता। मैं पूछती हूँ आखिर क्यों नहीं करोगे शादी? भाई वो क्या कहना था कि जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। बिल्कुल इसी तरह जिंदा हैं कितने लोग शादी किए बगैर। खुदा हाफिज़। ये कभी संजीदा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी जनाब, इस साइज में आप रंगीन तस्वीर कितने में बना देते हैं? और इस छोटे साइज के क्या रेट्स हैं? जो मुनासिब पैसों में ले लेंगे। आप साइज तो पसंद करें। अबे ओ फ्रॉड, ये जमाने भर के तुमने कब से मुनासिब पैसे लेने शुरू कर दिए? अरे ये तुम हो इंटरनेशनल ठग। यार मैं तो समझा था मर गए हो कहीं। बस यार समझो दूसरा जन्म। मैं ख्वाब देख रहा हूँ, यह हकीकत है। अरे भाई कहाँ थे, कहाँ रहे, कब आए, क्या बिकता पड़ी, न खत न पत्थर न खैर न खबर। अबे क्या ये सारी खबरें खड़े खड़े सुनोगे या चाय में मंगवाने छोड़ दी है तुमने? चाय तो जरूर होगी। लड़के अच्छी सी 2 चाय लेकर आओ अंदर। जाओ यार। बैठो। शुक्रिया। घर गए थे? हाँ गया था, लेकिन मिला नहीं घर। भाई 18 बरस बाद चाहोगे तो क्या मिलेगा घर? कहते तो ठीक हो तुम। अकरम, वो तुम्हारा एक डार्क रूम होता था। होता था क्या मतलब? अरे भाई डार्क रूम है। डार्क रूम के बगैर भी कभी फोटोग्राफी हुई है? यार ये कुछ नेगेटिव जहन के प्रिंट बना ले। वो भी पुराने धंधे बाज नहीं आए। नहीं यार, ये मेरी जाती तस्वीरें हैं। सोचा कुछ पुरानी यादें ताजा कर लूं। चाय पी लो, मैं प्रिंट कराए देता हूँ। भाई नहीं, मैं खुद बना लेता हूँ। भाई फोटोग्राफी अभी तक भूला नहीं हूँ। यकीनन दाल में कुछ काला है उस्ताद, मुझे दिखाना नहीं चाहते हो? नहीं यार, अब तो सिर्फ काला ही काला रह गया है, दाल तो खत्म।
थैंक यू शाहिद। तो जनाब अब मुझे भी थैंक यू का मौका दीजिए। ठीक है, मैं भी आपकी तस्वीरें बना दूँ। बी सीरियस। अच्छा सीरियस, एक बात बल्कि सीरियसली मैं तुमसे करना भी जा रही हूँ। शायद अगर फर्ज करो मेरे डैडी मुझे अपनी जायदाद से आग कर दे तो? तुम्हें आग कर देंगे? अपनी इकलौती बेटी को, जिनका तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में और कोई वारिस नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फर्ज करो, फर्ज तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना। अगर वो मुझे अपनी जायदाद से महरूम कर देते तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत है ना, मेरी दौलत जायदाद से तो नहीं है ना? मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत है उसमें। बोलो शाहिद। कहीं ये मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहे? चुप क्यों हो गए शाहिद? नहीं, सज्जाद अली से कभी महरूम नहीं कर सकता। तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। अरे पागल, तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हारी दौलत से प्यार करता हूँ? अरे मैं तो ये सोच रहा था कि अगर तुम्हें मेरी वजह से ये महरूमी मिली तो मुझे मेरा ज़मीर कभी माफ नहीं करेगा। मुझे परवाह नहीं है, मैं ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। क्या सज्जाद साहब ने तुम्हें आग कर दिया? किया तो नहीं है लेकिन कह रहे हैं। कर भी दिया है तो क्या है, शादी के बाद सब ठीक हो जाए। हमारी मोहब्बत के रास्ते में दौलत कोई मानी नहीं रखती उसमें। तुम अगर औरत होकर इतना सेक्रीफाइस कर सकती हो तो मैं तुम्हारी, हम हर कीमत पे शादी करेंगे। बार बार किसी को पीछे आते हुए महसूस किया है। बहरहाल छोड़ो, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। डोंट वरी, तुम जाकर चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक? अब बात करो। तुम बताओ डिजाइन का क्या हुआ? देखो, जब रोम भी बना था तो पहले उसका डिजाइन बना था, और एक रात में न रोम बन सका न उसका डिजाइन। तहजीबें आर्किटेक्चर से बनती और तबाह होती। इधर देखो, यह है फ्रंट एलिवेशन,
और ये स्पेस है बैक एलिवेशन का। और ये जो डिस्टेंस इंचेस और सेंटीमीटर में तुम्हें नजर आ रहा है, ये प्रैक्टिकली इतना नहीं है। इसकी सही लेंथ यहां दी हुई है। यार तुम हर बात आर्किटेक्चर की जबान में बात करते हो। इसलिए कि आर्किटेक्ट हूं और हर प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन की जबान जरूर इस्तेमाल करता है। मसलन कसाई कहेगा टिक्का बोटी की तरह काट के फेंक दूंगा, और धोबी कहेगा ऐसा धोबी पटड़ा मारूंगा कि 7 पुश्तें स्त्रीशुदा पैदा होंगी। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि पैसों का क्या हुआ? यार पैसे भी आए नहीं। देखो यार, इस आने जाने के चक्कर मत पड़ो। तुम्हें मालूम है वहां तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा होने में कभी ताखीर नहीं हुई। मुझे मालूम है। तो फिर अरे भाई अपने दफ्तर से पैसे पकड़ो। दफ्तर? या क्या बताऊं तुम्हें, वो हमारा अकाउंटेंट साबरी। ताज्जुब है यार, एक साबरी नहीं समझ रहा तुमसे, तो फिर ये बड़े बड़े काम कैसे करोगे? शंट आउट। शंट आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ भाईजान खुद उसे धकेले। वेरी वेल, योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम एंड माइन इज माइन। लेकिन देखो भाई, पैसे के मामले में डिले नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा डिले, मगर तुम काम जारी रखो। ओके, यहाँ इस नक्शे को गौर से देखो। सलाम सर। शाम बैठो। थैंक यू सर। तो ये बात है। क्या बात है सर? फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, हर तरफ फ्रॉड और सेंसेशन है वसीम। तो यही तो सब कुछ अखबार बेचने का मसाला है सर, और क्या चाहिए? वेल सेड। लेकिन है क्या सर? बहुत बड़ी जालसाजी हुई है वसीम। करोड़ों रुपए की कोरियन मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और दीगर इक्विपमेंट मंगवाकर उन पर मेड इन जापान का लेबल लगवाकर फरोख्त करने की रिपोर्ट है। और उन लेबल्स को तब्दील करने के लिए अलग से एक रैकेटियर कंपनी कायम की गई है। और वो रैकेटियर कंपनी है नसीर एंड को। तुम जानते हो? ये रिपोर्ट किसकी है सर? कॉमर्स रिपोर्टर जाहिद की। जाहिद, हेलो वसीम। कहाँ जा रहा? मैं जरा जा रहा था स्टॉक एक्सचेंज। अगर जल्दी में ना हो तो एक प्याली चाय पी लो मेरे साथ। ऑफिस में? नहीं, बाहर चल के पी लेते हैं। तो चलो फिर उसी तरफ चलते हैं, रास्ते में कहीं पी लेंगे। चलो ठीक है, आओ। जंग में एक स्ट्रेटेजी होती है। दुश्मन को दिखाने के लिए कभी नकली तोपखाना बनाना पड़ता है, कभी जाली मोर्चा दिखाना पड़ता है, और कभी फौज जंगलात के बीचों बीच सरों पर झाड़ियां और पत्ते लगाकर क्रॉलिंग करती है ताकि ऊपर से दरख्त मिले। इन सब बातों को जंगी इस्तेलाह में कैमोफ्लेज कहा जाता है। यार क्या कहना चाहते हो वसीम? खुल के बात करो। खुल की बात यही है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी रजी साहब के पास। तो ये पॉलिटिकल मसला है, कॉमर्स का नहीं। बिजनेस तो महज उन्होंने कवर के लिए रखा हुआ है। यार एक बात बताओ, कुछ कुछ बातें तो मुझे भी बहुत इसमें मिस्टीरियस सी लगती है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया उस तरफ। लेकिन मेरा ध्यान उसी तरफ कि नसीर एंड को और टॉप माउंट्स वाले मिलकर बहुत खतरनाक खेल खेला। हमने बात की रवि साहब से, इसको लेकर रवि साहब से बात की, लेकिन वो सीरियस नहीं ले रहे हैं इसे। एक तो टॉप माउंट्स के एहसान साहब पर उनका ब्लाइंड फेथ है कि बहुत ईमानदार आदमी है। दूसरे वो कहते हैं कि प्रूफ लेकर। देखो यार साहिब, ये असली माल, नकली माल, कोरियन प्रोडक्ट, जापानी प्रोडक्ट, कमीशन वगैरह सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन है सब दिखावा। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। अच्छा तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जरूर, तुम जो चाहो। ये टॉप माउंट्स के एहसान साहब का बेटा है आमिर। एक बार तुमने जिक्र किया था उसका। आमिर? हाँ हाँ, मेरी अच्छी खासी मुलाकात है उससे। बस ठीक है।
इडियट, इसे फॉलो करो। सर सिग्नल बंद हो गया, वो निकल गई। तुम्हारे लिए बंद हो गया, उसके लिए बंद नहीं था। सर आपने खुद ही कह रखा है कि सिग्नल पर कभी जल्दी ना करो। तुम्हें भी मेरी बात पे आज ही अमल करना था। ओह माय गॉड, वही था। कौन सर? शट अप। जी, जब आपने देखा है तो फिर आया होगा। शक है तो इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं आप? बहरहाल ये आपका मसला नहीं है, मैं अपने मसाइल खुद ही हल करती आई, इसे भी हल कर लूंगी। बस टेडी, मैं इस मौजू पर मजीद बात नहीं करना चाहती। डोंट वरी अबाउट इट, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। थैंक यू। किसका फोन था? कुछ नहीं, वो दफ्तर का एक मामला था। आइए अकबर साहब, आइए। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सर, आप कोई परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, आप बैठिए। थैंक यू सर। हाँ तो अकबर साहब, क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो बहुत खराब है। कराची के अक्सर डीलर्स ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, बल्कि लाहौर और दूसरे शहरों से भी कैंसिलेशन ऑर्डर्स आ रहे हैं सर। हमारा माल डंप हो रहा है। मुझे मालूम है। रीजंस? लॉट ऑफ रीजन सर। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने जापानी माल की प्राइस डाउन कर दी है सर। लगता है हमें नीचा दिखाने के लिए वो अपनी कास्ट प्राइस से भी कम पर मशीनरी फरोख्त कर रहे हैं। एक और बात भी है सर, मार्केट में कोरियन माल मंगा लिया गया है, उसके लेबल्स और टैक्स तब्दील करके जापानी माल बनाकर बेचा जा रहा है। जाहिर है सर, डीलर तो टूटेंगे, उन्हें जहां से फायदा होगा वहीं से माल खरीदेंगे। और सर जो माल उन्हें दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब आप ही सोचें, लोग सस्ता छोड़कर महंगा क्यों खरीदेंगे सर? वाई? और ये सब कुछ एहसान अहमद कर रहा है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए आइए जाफरी साहब, क्या खबरें हैं? बहुत अच्छी खबरें हैं सर, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सज्जाद अली एंड को के तमाम डीलर टूटकर हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारा सारा माल मार्केट में फैल गया है। मगर एक बात और है सर। क्या? हम कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, अच्छी मशीनरी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, कोई फ्रॉड कोई फॉल्ट भी नहीं है। अगर कोई नुकसान भी हो रहा है या प्रॉफिट में कमी आ रही है तो हमारे अपने प्रॉफिट में कमी है। और जहाँ तक क्वालिटी का ताल्लुक है सर, तो कोरियन माल भी किसी तरह जापानी से कम नहीं। तुम इस बहस में मत पड़ो जाफरी। असल बात तो यह है कि अब सज्जाद अली का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कौन है आप? घबराओ नहीं बेटा, मुझे गौर से देखो, पहचानो मुझे। पता नहीं गलत है या सही, लेकिन कहते हैं कि खून खून को पहचान लेता है। मुझे पहचानो। हाँ बेटा, मैं हूं तुम्हारा अब्बू। कहाँ चले गए थे अब्बू? कितना इंतजार करवाया अब्बू?